नीता की जिंदगी तलाक के बाद कैसे बीती। नीता ने सुंदरता के घमंड में आकर अपने काले पति को तलाक दे दिया। आखिर 10 साल बाद कोर्ट का फैसला आ ही गया। वह जो चाहती थी वही हुआ। उसे अपने पति से तलाक मिल गया था। लेकिन 10 साल बाद अब इस तलाक का क्या औचित्य था। जब उसने तलाक के लिए अदालत में मुकदमा दायर किया था तब वह 24 वर्ष की सुंदर युवती थी। अब वह 34 साल की हो चुकी है। चेहरे पर उम्र की परतों को दिखाने वाली मोटी चर्बी चढ़ गई थी, जिस पर झुर्रियाँ पड़ने लगी थीं। बाल सफ़ेद होने की या कोई उम्र तो नहीं थी, लेकिन गमों के सायों ने उस पर सफ़ेदी फेरनी शुरू कर दी थी। सुंदरता पता नहीं कहाँ चली गई थी। नीता को अब ऐसा लगने लगा था कि अपनी इस सुंदरता को देखकर ही मैंने अपने काले पति को तलाक दिया। क्या यह सुंदरता अब ख़त्म हो रही है? अगर यह सुंदरता ख़त्म हो गई तो फिर कोई फ़ायदा नहीं रहेगा पति से तलाक लेने का, क्योंकि हो सकता है दूसरा भी मुझे तब तक चाहे जब तक मैं सुंदर हूँ। आँखों में रेगिस्तान था। उसके जीवन के गुजरे साल सूखे पत्तों की तरह हवा में उड़ते हुए उसके दिल में भयावह सन्नाटे का एहसास कर रहे थे। इतने सालों बाद तलाक का आदेश पाकर वह गुम सी हो गई थी। आज वह यह सोचने पर मजबूर हो गई कि मुझे तलाक तो मिल गया, लेकिन अब आगे क्या होगा। वह बिल्कुल अकेली है। माँ कई साल पहले गुजर गई थी। पिताजी अकेले हैं। माँ की मृत्यु के बाद भाई भी पिताजी को नहीं पूछे थे, और भाभी का तो क्या कहना। वह तो हमेशा पिताजी को ही चिल्लाती रहती हैं। पिताजी को लेकर अक्सर भैया भाभी में तनातनी चलती रहती। वह सब देखती और सुनती थी, लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी। उसका भार, उसके मुकदमों का भार कौन कब तक उठाता। वह एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। उसे केवल उसके मुकदमे का ही खर्चा निकल पाता था। वह अभी तो भाभी के साथ रह रही थी। अब वह किराए की एक छोटे से कमरे में रहती थी। आज उसे एहसास हो रहा था कि अगर उसकी सहेली ना कहती कि नीता तुम तो बहुत खूबसूरत हो, लेकिन तुम्हारे पति बहुत ही काले, तुम लोगों का जोड़ा मैच नहीं होता। पता नहीं क्या देखकर तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारी शादी इनसे करवा दी। तब यह बात नीता को धीरे धीरे मन में खाए जा रही थी। वह भी सोच रही थी कि हाँ, मेरी सहेली बिल्कुल सही कह रही है। जब से उसकी सहेली ने उससे कहा था तब से वह अपने पति के साथ कहीं भी आती जाती नहीं थी। बवंडर की तरह विचार उसके मस्तिष्क में उमड़ घुमड़ रहे थे। विचारों में खोई वह अदालत की सीढ़ियां उतरकर नीचे आई। चारों तरफ लोगों की भीड़ की चीख पुकार मची थी। आज का शोर उसके कानों में बम के धमाकों की तरह गूंज रहा था। लग रहा था शोर की अधिकता से उसकी कान बहरे हो गए थे। किसी तरह वह कोर्ट परिसर से बाहर आई और बेमकसद एक तरफ चल दी। जनवरी का महीना था और धूप में तीव्रता का एहसास होने लगा था। चलते चलते एक मंदिर के पास पहुंची तो उसके अंदर चली गई। कुछ देर वहां बैठकर भगवान का ध्यान करने लगी, लेकिन उसके जीवन में आनंद कहाँ था। जिन प्रश्नों पर वह कई बार विचार कर चुकी थी वही बार बार उसके दिमाग में आ रहे थे। आज से 10 साल पहले जब उसकी शादी हुई थी तब वह नहीं जानती थी कि एक दिन वह बिल्कुल अकेली होगी। एक तलाकशुदा स्त्री जिसके जीवन में पतझड़ की वीरानी के सिवा और कुछ नहीं होगा। शादी के बाद जो सहेलियां कहती थी कि तुम तो बहुत खूबसूरत हो और तुम्हारे पति तो बिल्कुल काले, पता नहीं तुम्हारे माँ बाप ने क्या देखकर शादी की। अब तलाक लेने के बाद तो वह बिल्कुल बदल गई। तब वह अपनी जवानी और खूबसूरती के मंद में चूर थी। इसलिए अपने इन अवगुणों की तरफ
देखने सोचने व उनमें सुधार लाने की तरफ उसका ध्यान ही नहीं गया। माँ बाप ने भी उसे कभी नहीं समझाया कि उसमें काले गोरे का इतना भेदभाव क्यों है जो उसके जीवन को बर्बाद कर देगा। भाई को उससे कोई मतलब ही नहीं था। शादी के समय माँ उसने उसे सीख दी थी, बेटी अब तुम्हारे जीवन का दूसरा पक्ष शुरू होने जा रहा है। यह बहुत महत्वपूर्ण है और यदि तुमने सोच समझकर कदम नहीं रखा तो जीवन भर पछताने के अलावा और कुछ तुम्हारे हाथ में नहीं आएगा। जब नीता ने पहली रात अपने पति को देखा तभी से उसका दिमाग खराब हो गया था। वह यही हमेशा सोचती थी कि उसने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। उसका अपने ससुराल में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। वह चाहती थी कि ससुराल हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दे। इस गुस्से में आकर वह अपने पति से हमेशा चिल्ला कर बात करती, अपने सास ससुर की बातें नहीं सुनती, उनके रिश्तेदारों को भाव नहीं देती थी और अपना स्वतंत्र जीवन जीती थी। इसके लिए हर समय पति को टोकते रहना व जानबूझकर कोई न कोई हंगामा खड़ा कर देती। फिर भी सास उससे तकरार न करती। कुछ दिनों बाद उसने खाने को लेकर घर में हंगामा खड़ा कर दिया। मुझे रोज़ रोज़ दाल चावल अच्छे नहीं लगते, आपको खाना है तो बनाइए, मैं अपना अलग खाना बना लिया करूँगी, नहीं तो होटल से मंगा लूँगी। पति रवि ने समझाते हुए कहा था, तुमको जो पसंद है बना लिया करो, कोई मना करता है क्या। वह फास्ट फूड की शौकीन थी, चाइनीज़ खाना उसे पसंद था। वह जानती थी कि यह चीज़ घर में नहीं बनाई जा सकती थी और कोई बना भी ले तो किचन की गर्मी में फूंकने से अच्छा है और मेरा चेहरा भी खराब हो जाएगा। इसलिए उसने इतना नाटक किया था कि घर में खाना बनाने का झंझट ना करना पड़े। फिर भी उसने साफ साफ कह दिया कि खाना नहीं बनाएगी। वह फ़ोन पर ऑर्डर करके बाहर से अपने लिए खाना मंगवाने लगी। इस सब का एक ही मकसद था कि रवि को अपने आप से अलग कर सके, ताकि रवि उससे परेशान होकर उससे चिल्लाए और उससे झगड़ा करके जल्द से जल्द तलाक दे दे। नीता के स्वभाव से रवि का मूड उखड़ा उखड़ा सा रहता, लेकिन वह ध्यान नहीं देती। एक दिन रवि ने कह दिया कि नीता, तुम चाहती क्या हो जो इतना घर में हम सब पर चिल्लाती हो। कुछ जिम्मेदारी भी तो समझो। मेरे घर में मेरे माता पिता हैं, तुम मेरा ख्याल नहीं रखती तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे माता पिता का तो ध्यान रखा करो। नीता के ऊपर तो रवि के बातों का कोई जैसे असर ही नहीं हुआ। रवि की आवाज़ सख्त नहीं थी, लेकिन उसमें थोड़ी तख्ती थी। उसे लगा कि रवि उसे डांटेगा, इसलिए वह पहले ही चीख कर बोली, पता नहीं कैसे भिखमंगे के घर में माँ बाप ने मुझे ब्याह दिया। इतने अच्छे अच्छे रिश्ते मेरे लिए आए थे, लेकिन उन्हें यहाँ ग्रुप डी की नौकरी करने वाला ही पसंद आया। नीता तुम हालात को समझने की कोशिश करो। नीता ने कहा, मुझे उपदेश देने की ज़रूरत नहीं। अगर तुम मुझे तलाक दे दो तो अभी भी मुझे अच्छा घर मिल जाएगा, नीता ने ऐड कर कहा। रवि तब सन्न रह गया। उसे
इस मुद्दे पर उसने नीता से कोई बहस नहीं की। नीता रोज़ रवि से ऐसे ही रोज़ झगड़ा करती। एक दिन नीता खींचकर रवि से कहा, मुझे ऐसे आदमी के साथ नहीं रहना जिसके साथ मैं कहीं जा नहीं सकती। मेरे माँ बाप ने पता नहीं क्या देखकर शादी इस घर में कर दी। घर ही घर देखा था, लड़का तो जैसे देखा ही नहीं था। नीता तैस में पति का घर छोड़कर अपने मायके आई तो माँ बाप को बहुत हैरानी हुई। भाई भी परेशान हो गया। सबने मिल बैठकर उससे कारण पूछा तो उसने बस इतना कहा, अब मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। आप लोगों ने अपने मन की कर ली। मुझे ब्याह कर आप लोग अपने जिम्मेदारी से फ्री हो गए, लेकिन अब मुझे अपने ढंग से जीवन जीने दो। मैं रवि से तलाक चाहती हूँ। तलाक सबके मुंह से एक साथ निकला। कुछ देर तक सब मुंह बाए नीता का मुंह देखते रहे। फिर माँ ने पूछा, ऐसा क्या हो गया तुम्हारे साथ? ससुराल में जो 1 महीने बाद ही तुम तलाक लेने पर उतर आई, क्या पूछो कि क्या नहीं हुआ? आपने तो मेरा ससुराल का घर देखकर ही मेरी शादी कर दी, लेकिन ऐसे लड़के से शादी की जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। आपको तो शर्म नहीं आई? आपने यह तक नहीं सोचा कि उस घर में आपकी बेटी कैसे अपने काले पति के साथ रहेगी? इतने प्यार से मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, मेरी हर ज़रूरत पूरी की, ऊंची शिक्षा दी। इसके बाद भी क्या मेरी ज़िंदगी में वही काला पति ही मिला था आपको शादी करने के लिए? मेरी जो भी सहेलियाँ देखती हैं वह यही कहती हैं कि पता नहीं तुम्हारे माँ बाप ने क्या देखकर इस लड़के से तुम्हारी शादी कर दी। ना ही कोई अच्छी नौकरी है, ना ही लड़का अच्छा है। अब मुझे उसके साथ बिल्कुल भी नहीं रहना। मैंने कह दिया तो कह दिया, मुझे उस घर में अब लौटकर नहीं जाना। बस मैं तलाक लेकर दूसरी जगह शादी करूँगी। इस बार खुद घर बार और लड़का देखकर ही शादी करूँगी। उसने अपना अंतिम फैसला सुना दिया। उसने न किसी की सुनी और न किसी की चलने दी। तब उसके पिता नौकरी करते थे, भाई भी नौकरी करने लगा था, माँ गृहिणी थी। उसके खाने पीने की कोई भी परेशानी नहीं थी। मायके लौटने के 1 महीने बाद ही उसने वकील से सलाह लेकर कोर्ट में तलाक का मुकदमा दायर कर दिया। नोटिस मिलने पर रवि उससे मिलने आया। वह उससे घर लौटकर चलने के लिए बहुत मिन्नत कर रहा था, लेकिन नीता ने उसे साफ साफ मना कर दिया कि मैं आपके साथ अब नहीं चलूँगी। रवि ने कहा, बचकानी हरकत मत करो, इससे हम दोनों का जीवन बर्बाद हो जाएगा। लेकिन उसने समझने की कोशिश नहीं की। ऐठ कर बोली, तो फिर तलाक के लिए तैयार रहो। रवि ने कहा, नीता, अगर तुम मेरे माँ बाप के साथ नहीं रहना चाहती तो मैं अलग घर लेकर भी तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ। लेकिन नीता नहीं मानी और बस इसी जिद पर अड़ी रही कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए। तलाक का मुकदमा शुरू हुआ। इस 6 महीने के दौरान रवि ने फिर से उससे मिलने की कोशिश की, लेकिन वह उससे बात तक करने को तैयार नहीं हुई। उसे पूरा यकीन हो गया था कि 6 महीने बाद उसे तलाक मिल जाएगा और तब वह अपने मर्जी से किसी धनवान और सुंदर लड़के के साथ शादी कर लेगी। उसने अखबारों, पत्रिकाओं और इंटरनेट पर अपने लिए योग्य वर की खोज भी
करनी शुरू कर दी थी। लेकिन उसकी आशाओं पर पहली बार पानी तब फिर गया जब 6 महीने बाद सुनवाई शुरू हुई। 6 महीने तारीख पर तारीख पड़ती जाती। कभी जज छुट्टी पर होते तो कभी वकीलों की हड़ताल होती, कभी जज महोदय दूसरे मामलों में बिजी होते। रवि ने अपना जवाब दाखिल कर दिया। वह नीता को तलाक नहीं देना चाहता था। नीता और रवि का मुकदमा चलते चलते 10 साल बीत गए थे। सबके अपने अपने अहम थे, अपने अपने कारण थे। कोर्ट की अपनी रफ्तार थी, वह किसी की निजी ज़िंदगी से प्रभावित नहीं हो रही थी। लेकिन 2 जिंदगियां अदालत की कार्रवाई में फंसकर पिस रही थीं। सोच सोचकर उसने अपने आप को जिंदा लाश बना लिया था। एक दिन वकील का उसके पास फ़ोन आया कि अगली पेशी पर कोर्ट का आदेश आएगा। रवि ने लिख कर दे दिया है कि वह उसे तलाक देना चाहता है। यह सुनकर नीता के दिल में एक बड़ा पहाड़ टूटकर गिर गया। वह अंदर ही अंदर रो रही थी, परंतु बाहर उसके आंसू सूख गए थे। वह एक सूखी झील के समान थी, जिसमें गहराई तो थी लेकिन संवेदना और जीवन के एक भी बूंद नहीं थी। रवि के लिख देने के बाद ही शायद वर्तमान जज को यह एहसास हुआ होगा कि इतने सालों बाद अगर पति पत्नी सामंजस्य नहीं बिठा पाए तो उन्हें तलाक देना ही बेहतर होगा। अगली पेशी पर वह कोर्ट गई। रवि भी आया। वह भी उसकी तरह बूढ़ा हो गया था। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। रवि की आंखों में दर्द की पीड़ा का भाव था। वह आहत था, लेकिन अपनी पीड़ा किसी को बयां नहीं कर सकता था। वे दोनों विपरीत दिशा में खड़े होकर फैसले का इंतज़ार करने लगे और आखिरकार कोर्ट का फैसला आ गया। उसे तलाक मिल गया, लेकिन वह खुश नहीं थी। 10 साल बहुत लंबा वक्त लग गया। इतने सालों के बाद अब तलाक लेकर उसके मन में किसी तरह के जीवन की अभिलाषा नहीं बची थी। अब आगे क्या? एक बार फिर से वही प्रश्न उसके सामने था। अंधेरा घेर आया था, चारों तरफ बत्तियां जल गई थीं, लेकिन उसके अंदर असीम अंधेरा था। उसका दिल डूब रहा था। उसका सारा सौंदर्य खत्म हो गया था। सौंदर्य के जाते ही उसका घमंड भी न जाने कहाँ गायब हो गया था। अब उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। कोई भी तो उसका नहीं था इस दुनिया में। भाई भाभी पहले ही उससे विमुख हो गए थे। पति से तलाक भी मिल गया और सारा सौंदर्य भी खत्म हो गया। अब उसका कौन था? आधी उम्र बीत जाने के बाद वह किसके सहारे जीवन बिताएगी? दूसरा विवाह कर सकती थी। बुढ़ापे तक लोग एक दूसरे का सहारा ढूंढ लेते हैं। उसका मन बेचैन था। वह भागकर कहीं चली जाना चाहती थी। आज उसका अहम चकनाचूर हो गया था। मन में एक संकल्प लेने के बाद वह एक तय दिशा में चल पड़ी। गली सुनसान थी, चारों ओर अंधेरा था। केवल घरों का प्रकाश खिड़कियों से छानकर गली में आ रहा था। ऐसे में गली के सामने सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन नीता के मन के अंदर एक अनोखा प्रकाश व्याप्त हो गया था, जिसमें वह सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रही थी। अब उसके मन में कोई दुविधा नहीं थी। घर के अंदर भी सन्नाटा था। उसने धीरे से घंटी दबाई। अंदर से घंटे की आवाज़ सुनाई दी। फिर 2 मिनट बाद दरवाज़ा खुला। उसके सामने
मुरझाया चेहरा लिए रवि खड़ा था। मूक अंदर का प्रकाश नीता के चेहरे पर पड़ रहा था। वह पहचान गया था, लेकिन तुरंत उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकली। नीता का दिमाग स्थिर था, मन शांत था, दिल में बस एक पछतावा था जो बाहर निकालने के लिए बेताब हो रहा था। रवि, उसने भीगी स्वर में कहा। रवि कुछ कहना चाहता था, लेकिन नीता ने उसे चुप कराते हुए कहा, रवि मैं बहुत थक गई हूँ। रवि कुछ देर मैं तुम्हारे साथ बैठना चाहती हूँ। रवि ने उसे अंदर आने का रास्ता दिया। वह अंदर आकर रवि के पास आकर बैठ गई। रवि ने कहा, नीता अब सब कुछ ख़त्म हो गया। वह बोली, नहीं नहीं रवि, सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ। जीवन कभी ख़त्म नहीं होता, आशाएं कभी नहीं मरती। सब कुछ ख़त्म हुआ है तो मेरा अज्ञान, घमंड और मेरा सौंदर्य सभी ख़त्म हो गया, लेकिन तुम्हारे लिए मेरा प्यार बढ़ गया। अब इसका कोई अर्थ नहीं, रवि ने मरे स्वर में कहा। क्या हम एक दूसरे के साथ वापस नहीं आ सकते? अंत में उसने गिड़गिड़ाते स्वर में कहा, मैंने आपको बहुत कष्ट दिया, लेकिन सच मानिए मैं बहुत पहले ही मुझे समझ में आ गया कि पति के अलावा कोई भी दूसरा सहारा नहीं होता। मैं जो भी कर रही थी वह सही नहीं था। तभी लौट कर क्यों नहीं आई? रवि का स्वर थोड़ा खुल गया। बस अविवेक का पर्दा पूरी तरह से हटा नहीं था। अहम की दीवार तड़क गई थी, लेकिन टूटी नहीं थी। परंतु आपने क्यों बयान दे दिया कि आप भी तलाक देना चाहते हो? नीता, तुम्हें नहीं पता, अदालतों और वकीलों के चक्कर में न जाने कितने परिवार बर्बाद हो गए। पहले मुझे लगता था तो 1 साल तक कोर्ट के चक्कर लगाने के बाद तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी और तुम तलाक का मुकदमा वापस ले लोगी। परंतु जब देखा 10 साल निकल गए, जवानी भी साथ छोड़ती जा रही है, तब मैं कोर्ट में अपनी सहमति दे दी, वरना यह कार्रवाई जीवन की अंत तक समाप्त नहीं होती। नीता कुछ पल तक उसके चेहरे को देखती बैठी रही, फिर पूछा, तो क्या अदालत का फैसला मानोगे? या उसने जानबूझकर अपनी बात अधूरी छोड़ दी। रवि के दिल में एक कसक उठी, वह कराह उठा, मेरे मन में कभी भी तुम्हें ठुकराने की बात नहीं आई। यह तो तुम्हारी जिद के आगे मैं मजबूर हो गया था। तभी तो। क्या आपको मन का फैसला मंजूर है? रवि कुछ नहीं बोला, बस भावपूर्ण आंखों से नीता के चेहरे को देखता रहा। नीता समझ गई और धीरे से अपना सर उसके कंधे पर रख दिया। दोस्तों, आपको यह हमारी कहानी कैसी लगी? प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।